मैं नीलू जड़िया मेरे YouTube चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हमारा चैप्टर संगठन, प्रकृति, सिद्धांत और उसकी विचारधाराएं। कि क्या संगठन है, उसकी क्या प्रकृति, क्या सिद्धांत, ये हम शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले के भागों में हमने प्रबंध के सिद्धांत, नियोजन, समन्वय, ये सारी चीज़ें हमने करी है। नियोजन लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो क्या था, नियोजन किया था। उसको 2 भागों में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर को। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उन पहले के भागों को नहीं देखा है तो आप स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें और उन्हें देखें। फ्रेंड्स, मेरे ये जो वीडियोज़ हैं ये MLSU यूनिवर्सिटी, MDS यूनिवर्सिटी दोनों के लिए ही बहुत यूज़फुल है, क्योंकि सिलेबस दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें। मैं इसी तरह से आपके लिए नई नई चीज़ें कि आप बहुत जल्दी से पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन कर पाएँ। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संगठन की प्रकृति, सिद्धांत और उसकी विचारधाराएं। कि एक संगठन क्या होता है, उसकी क्या प्रकृति होती है, किस सिद्धांतों पर वह कार्य करता है और उसकी विचारधारा क्या होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इसका अर्थ, मीनिंग कि एक संगठन क्या होता है। तो एक संगठन क्या होता है फ्रेंड्स, इसका जो अर्थ है वह है व्यक्तियों के आपसी संबंधों का ढांचा। यानी कि कोई व्यक्ति उन लोगों के बीच में कोई रिलेशन है और उनका एक कोई ढांचा बना हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। ये संगठन जैसे अपना जो परिवार होता है ना, अपना परिवार भी क्या है, एक तरह से संगठन ही है। क्योंकि परिवार में क्या होते हैं, आपसी संबंध होते हैं और वो संबंध एक परिवार के रूप में आते हैं। जो एक ढांचा है हमारे परिवार का, वो भी क्या है, हमारा एक संगठन ही है। कि अपने घर में माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, इस तरह से जो होते हैं, एक दूसरे से हम किसी न किसी तरह से लिंक हैं, संबंधित हैं। और जो ढांचा है वो किस पे डिपेंड है, हमारे संबंधों पे। तो व्यक्तियों के आपसी संबंधों का जो ढांचा होता है वो क्या कहलाता है फ्रेंड, वो संगठन कहलाता है। ठीक है ना। तो संगठन का बेसिक मीनिंग होता है व्यक्तियों का समूह, और वो व्यक्तियों का समूह किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है ना। एक परिवार के रूप में हो सकता है, किसी व्यावसायिक संस्था के रूप में हो सकता है, किसी लाभकारी संस्था के लिए, गैर लाभकारी संस्था के लिए। यानी कहाँ जहीं भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई समूह मिला बनाकर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो क्या है, अपने लिए वो होता है, एक संगठन होता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की, कि संगठन की परिभाषा को किस तरह से बताया गया है दोस्तों। तो संगठन की परिभाषा 3 तरह से बताई गई है। पहली बताई गई है व्यक्तियों के समूह या संस्था के रूप में, फिर बताई है संबंधों के ढांचे के रूप में, और तीसरी बताई है कार्य और प्रक्रिया के रूप में। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तियों के समूह या संस्था के रूप में। ठीक है ना। जब व्यक्तियों के समूह या संस्था के रूप की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, देखो आप कुछ इस तरह से बात करें कि संगठन व्यक्तियों का समूह, संख्या या तंत्र है जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर समन्वित रूप से प्रयास करता है। ठीक है ना। यहाँ बात कर रहे हैं संस्था के रूप में, कि आपका जो संगठन है वो एक संस्था के रूप में कब होगा। तो संस्था के रूप में कब होगा, जब किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर कोई समूह, कोई संगठन बनाया जाता है, तो वह समूह होता है, संगठन होता है संस्था के रूप में। कि लाभकारी है, गैर लाभकारी है, धर्मार्थ है, शिक्षा के लिए है, या किसी अन्य कार्य के लिए। उनका उद्देश्य क्या था, पहले से ही निश्चित हो गया था कि इस उद्देश्य के लिए हम किसी संगठन का निर्माण कर रहे हैं, और हम सब समन्वित रूप से यानी कि क्या, मिलकर। समन्वय यानी कि क्या, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना ही क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। तो जब हम मिलकर समन्वित रूप से किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे और जो इस संगठन का निर्माण किया जाता है, तो वह समूह संस्था के रूप में क्या होता है, संगठन होता है। ठीक है। ये तो थी पहली। बात करते हैं दूसरी, जिसमें बताया गया है संबंधों के ढांचे के रूप में। यानी ढांचा जो फ्रेंड्स अभी अपन ऊपर जब इसका अर्थ देखा था तो बात करी थी कि हमारा जो परिवार है, परिवार भी क्या है, एक हमारा संगठन है। क्योंकि हम लोग आपस में पारिवारिक रूप से एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। ये हमारे माता पिता है, ये हमारा भाई है, ये बहन है, ये दादा है, ये दादी है। तो ये भी हमारा क्या है, एक संगठन ही है। तो क्या है, देखो संबंधों के ढांचे में,
अब यानी कि जिस संस्था में हम क्या किसी संबंध के रूप से आपस में गुथे हुए बंधे हुए रहते हैं, तो वो क्या होता है, संबंध के ढांचे के रूप में। ये हमारे पिताजी है, ये हमारी माताजी है, फिर किसी संस्था है तो कि ये हमारे उच्च अधिकारी है, ये हमारे मिडिल अधिकारी है, ये मेरा कर्मचारी है, ये मेरे अंडर में काम करता है, मैं इसके अंडर में काम करती हूँ। तो ये क्या होता है, ये हमारे संबंध है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध। जब किसी संबंध के ढांचे के अनुरूप जो होता है संगठन, उसकी क्या परिभाषा है, देखो, संगठन व्यक्तियों के आपसी संबंधों की वह संरचना या ढांचा है जिसके अंतर्गत संस्था के सभी व्यक्ति आपस में गुथे एवं बंधे हुए रहते हैं। देखो, जिस तरह से एक अंगूर का गुच्छा होता है, सारे अंगूरों को क्या होता है, एक साथ लेके चलता है, वो गुथे हुए और क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। उसी तरह से एक संगठन में जब आपसी संबंध के रूप में वह ढांचा होता है, तो सारे जो व्यक्ति होते हैं वो आपस में एक तरह से क्या होते हैं, गुथे और बंधे हुए रहते हैं तथा आपस में मिलकर समन्वित रूप से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति है तो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्योंकि सबका अल्टीमेट फाइनल गोल क्या होता है, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना, कि हमें संस्था के उद्देश्यों को, संस्था के लक्ष्य को ही प्राप्त करना है, और संस्था के लक्ष्य को ही वो संबंध के रूप में, ढांचे के रूप में साथ मिलकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तीसरी जो बताई गई है परिभाषा, वो बताई गई है कार्य या प्रक्रिया, यानी कि वर्ब के रूप में। आपके वर्ब के रूप में संगठन की परिभाषा बताई गई है कि एक कार्य या प्रक्रिया के रूप में संगठन किस तरह से कार्य करता है। तो सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसका निर्माण किसी उपक्रम के कार्यों के निर्धारण एवं वर्गीकरण करने से। यानी कि हमें सबसे पहले तो क्या बनाया, एक समूह बनाया, ठीक है, फिर उस समूह के उद्देश्य बनाए, फिर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या किया है, उपक्रम के कार्य का निर्धारण, कि भाई मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ और मेरा बिजनेस है कि लाभ प्राप्त करना, अधिकतम लाभ प्राप्त करना। तो उस अधिकतम लाभ प्राप्त करना क्या है, मेरा उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैंने कार्य का निर्धारण किया कि मेरे को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना है और उस उत्पादित माल को मार्केट में बेचना है। जब मैं उस उत्पादित माल को मार्केट में बेचूंगी तो मुझे क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो इस कार्य को करने के लिए मैंने वर्गीकरण किया कि मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छे से काम करना चाहिए, मेरा सेल्स डिपार्टमेंट अच्छे से काम करना चाहिए, मेरे वर्कर जो हैं वो अच्छे से काम करें, मेरे जो एम्प्लॉयज़ है वो अच्छे से काम करें, मेरे जो चीज़ बने उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि उसकी डिमांड क्या हो, ज़्यादा हो, और डिमांड ज़्यादा होगी तो जितना जितना मैं उत्पादन करूँगी वो सारा क्या होगा, मार्केट में बिक जाएगा, और जब ये सारा मार्केट में बिक जाएगा तो मेरा गोल क्या होगा, मिल जाएगा। तो ये सारा हो, इस क्रम में मैं क्या करूँगी, मेरे विक्रय विभाग अच्छे से काम करे, मेरा क्रय विभाग अच्छे से काम करे, मेरा जो प्रोडक्शन उत्पादन विभाग है वह अच्छे से कार्य करे। तो उनका क्या कर दिया, मैंने वर्गीकरण किया, लो भाई ये आप विक्रय विभाग हो, आप जितना भी माल उत्पादन किया है वो बेचने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। तो जब माल नहीं बिकेगा, कम बिकेगा, तो मैं कैसे जाके बात करूंगी विक्रय विभाग से। उत्पादन विभाग को बोल दिया कि भाई आपको इतना उत्पादन करना है, मुझे बेचना है, मेरे को इतना लाभ प्राप्त करना है, और अपना लाभ रेशो माना कि 10% है। हम किसी भी इकाई पर 10% का लाभ कमाते हैं तो आपको इतना उत्पादन करना ही है कि मुझे 1 लाख रुपए अर्न करना है और मेरे को 10% मेरी लाभ है, अर्जन है, तो मैं को इसका 100 गुना मेरे को उत्पादन करना ही है। ये बात मैं पहले से डिसाइड कर लेती हूँ, और ये डिसाइड करती हूँ क्या, कार्य का निर्धारण के अंतर्गत। फिर इस कार्य के निर्धारण करके मैं किसे देती हूँ, ये उत्पादन विभाग को, कि भाई आप उत्पादन विभाग हो और आपको मेरी इस तरह से करना है। जब ये प्रोडक्शन नहीं होगा तो मैं जाके किससे बात करूंगी, सीधा उत्पादन विभाग से, कि भाई आपने ये कार्य क्यों नहीं किया जो आपको बताया गया था। तो उन कार्यों को विभिन्न विभागों एवं व्यक्तियों में विभाजित करने तथा उन व्यक्तियों के बीच आपसी अधिकारों, दायित्वों एवं संबंधों के निर्धारित करने से होता है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने पूरी आपको बात बताई है ना, यही इस पूरी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि आपको पहले आपका क्या निश्चित करना है, उद्देश्य निश्चित करना है, फिर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समूह बनाना है, उस समूह के अंतर्गत कार्य निर्धारण करने के में ये काम करना है, फिर उस कार्य का क्या करना है, वर्गीकरण करना है, फिर उस कार्य का वर्गीकरण उससे संबंधित जो विभाग होंगे, जो व्यक्ति होंगे, उनको दे देंगे, भैया आप उत्पादन विभाग हो, आपको ये करना है, आप विक्रय विभाग हो, आपको ये करना है। फिर उन व्यक्तियों को क्या करना है, आपस के बीच में संबंध स्थापित करने हैं कि भाई उत्पादन विभाग और सेल्स विभाग जैसे जैसे माल बनता जाए आप विक्रय विभाग को क्या करो, देते जाओ, बेचते जाओ। फिर उनके दायित्व और संबंधों का निर्धारण करने से तो क्या हो जाती है, एक
कार्य और प्रक्रिया के रूप में हमारा संगठन एक वर्ब के रूप में, वर्ब यानी कि क्या, अपनी क्रिया कार्य के रूप में ये परिभाषा बताई गई है। तो ये है फ्रेंड्स संगठन की परिभाषा जो बताई गई है कार्य प्रक्रिया के रूप में, संबंधों के रूप में और बताई गई है व्यक्तियों के समूह या संस्था के रूप में। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर और बात करते हैं संगठन के लक्षण या प्रकृति की, कि एक संगठन का क्या लक्षण होता है, क्या प्रकृति होती है। तो सबसे पहला तो होता है फ्रेंड्स व्यक्तियों का समूह है। कोई भी संगठन यानी कि कोई भी संगठन जो होता है ना, संगठन कभी भी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। अभी संगठन है यानी कि क्या, समूह तो होगा ही होगा, तो कोई भी व्यक्तियों का समूह ही क्या होगा, संगठन होगा, क्योंकि एक सिंगल व्यक्ति या दो व्यक्ति कभी भी क्या होते हैं, समूह नहीं होते हैं। फिर है नेतृत्व के निर्देश, यानी कोई लीडर कर रहा है आपको और वो आपको कंटिन्यूसली दे रहा है, आदेश दे रहा है कि आप ये करो, इस तरह से करो, इसको ऐसा करो, इसको वैसा करो। तो आपको क्या मिल रहे हैं, निर्देश मिल रहे हैं, और उन निर्देशों का क्या करना है, आपको नेतृत्व करना है। फिर है प्रबंध का साधन एवं कार्य, हमारा जो कार्य है मैनेजमेंट, ठीक है। इस मैनेजमेंट का जो क्या है, एक साधन है और कार्य के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। जो संगठन है वो क्या है, हमारे प्रबंध का साधन है और एक कार्य के रूप में कार्य करता है। फिर है निर्देशन क्षमता, निर्देशन क्षमता यानी कि आप किसी भी संगठन के अंतर्गत, जैसे आपका अभी जो अपन ने परिभाषा में पढ़ा था कि संबंधों से संबंधित ढांचा है हमारा संगठन, तो उसमें आप क्या दे रहे हो, बार बार उनको निर्देश दे रहे हो अपने अधीनस्थों को, अपने उच्च अधिकारियों से आप क्या लेते हो, आदेश लेते हो और अपने अधीनस्थों को क्या देते हो, निर्देश देते हो। तो जो मध्यस्थ होगा उसमें क्या होगी, निर्देश देने की क्षमता, निर्देशन क्षमता। फिर उसके बाद है श्रम, अधिकार एवं दायित्व के विभाजन। देखो आपने सबसे पहले किसी उद्देश्य का निर्धारण किया, जब अपन ने बात करी थी संगठनिक क्रिया के रूप में, तो क्या था, सबसे पहले किसी उद्देश्य का निर्धारण किया, उस उद्देश्य के निर्धारण के लिए हमने कोई समूह बनाया, फिर हमने क्या, उसके कार्य का वर्गीकरण, फिर उस कार्य को सौंपा कि भाई आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है, फिर उससे संबंधित अधिकार दिए, उससे संबंधित हमने उसको दायित्व दिए। तो अधिकार एवं दायित्व का विभाजन किसके अंतर्गत होता है, किसी संगठन के अंदर होता है। फिर होता है आपसी संबंधों का स्पष्टीकरण, भाई बता दिया ना कि उत्पादन विभाग को उत्पादन करना है और विक्रय विभाग को माल बेचना है, तो आपसी संबंधों का स्पष्टीकरण, उत्पादन विभाग विक्रय विभाग को जाके नहीं कहेगा कि भाई मैंने क्यों नहीं बनाया, आपने क्यों नहीं बेचा, क्योंकि उनके तो अपने खुद के अधिकार दायित्व क्या है, अपने अपने पास है, तो उनको अपना ही कार्य करना है, किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है। फिर है अधिकारों की सीमा, यानी कि आप उत्पादन विभाग हो तो आपके पास उत्पादन से सारे अधिकार होंगे और वो जो अधिकार होंगे वो आपके उत्पादन विभाग तक आके समाप्त हो जाएंगे, आप विक्रय विभाग में जाके अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाओगे। फिर है दायित्व के रूप में स्वरूप को निर्धारित करना, भाई आपको जब कोई अधिकार देते हैं तो उन अधिकारों के साथ आपके क्या होते हैं, कुछ दायित्व भी बंधे हुए होते हैं। तो जब अधिकारों की सीमाएं होती है तो जितने अधिकार होते हैं वे दायित्व के स्वरूप को भी निर्धारित करते हैं कि ये एम्प्लॉय है 10,000 रुपये तक के खर्चे का क्या कर सकता है, इसके पास अथॉरिटी है, इसके सिग्नेचर पावर से 10,000 रुपये तक का अमाउंट क्या हो सकता है, खर्च हो सकता है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से आपका दायित्व हो गया। फिर है उद्देश्यों की पूर्ति, भाई कोई संस्था कोई संगठन निर्माण किस लिए किया जाता है, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। वो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है कि अगर जैसे आपके लाभकारी संस्था है तो उद्देश्य लाभ कमाना, गैर लाभकारी संस्था है तो वो जिस भी क्षेत्र की संस्था है उसका उद्देश्य उसे पूरा करना होता है। फिर है क्रियात्मक प्रक्रिया, अब एक क्रियात्मक प्रक्रिया क्या होती है कि किसी कार्य को करने की प्रक्रिया, प्रोसेस, ठीक है ना, कि हमें कोई कार्य करना है, आप बैठे बैठे या अपने आप से तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो ये क्या है, हमारी एक क्रियात्मक क्रिया है। तो ये थे हमारे संगठन के तत्व कि एक संगठन के अंतर्गत क्या क्या लक्षण, क्या प्रकृति और क्या तत्व सम्मिलित होते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर कि संगठन के लक्ष्य। भाई हम संगठन बना तो रहे हैं लेकिन हमारे संगठन का लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य क्या होता है, देखो जो हमारा उद्देश्य है ना, उद्देश्य ही एक तरह से क्या होता है, लक्ष्य होता है। तो संगठन के लक्ष्य की जब ये बात करें तो क्या बोल रहा है, लक्ष्य वे अभिष्ट या अपेक्षित परिणाम हैं। अभिष्ट या अपेक्षित परिणाम यानी कि हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा। अपेक्षित परिणाम, भाई आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आप पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरे तो 70% बन जाएंगे, ठीक है ना। आपने क्या सोचा, अपेक्षित परिणाम सोचा कि मैं स्टडी कर रही हूँ और मेरे 70+% बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपका लक्ष्य है। तो लक्ष्य क्या है आपका, अपेक्षित परिणाम, जैसा परिणाम आप प्राप्त करना चाहते हो। तो जो परिणाम आप प्राप्त करना चाहते हो, जैसा आपने सोचा है, जो आप अपेक्षा कर रहे हो, वो ही क्या है, आपका लक्ष्य है। जिन्हें कोई संगठन, ठीक है ना, कोई संगठन
तथा उसके सदस्य एक निर्धारित समय अवधि में प्राप्त करना चाहते हैं। देखो, माना कि आपने सोचा कि मेरे एग्जाम के भी 2 महीने बाकी हैं, मैं इन 2 महीनों में जी तोड़ मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा और मुझे लाने हैं 70+%। ठीक है, तो इसी तरह से कोई संगठन है, उसके सदस्य है, ठीक है ना भाई, समूह, व्यक्तियों का समूह ही संगठन होता है। तो उसके जो सदस्य है उन्होंने निर्धारित समय अवधि में कि भाई हमारे पास 6 महीने का पीरियड है, 12 महीने का पीरियड है, 9 महीने का, 4 महीने का, जो भी समय अवधि है उस समय अवधि में क्या करना है, ये लक्ष्य में प्राप्त करना है, हमें इतनी सेल करनी है, इतना प्रॉफिट कमाना है, या जो भी उनका उद्देश्य है पूरा करना चाहते हैं और वे चरम बिंदु पर होते हैं। अब आपने सोच लिया कि मेरे को 70+ लाना ही है, यानी कि लाना ही है, मतलब लाना ही है, मैं उसके लिए जी तोड़ हाथ तोड़ सब कुछ मेहनत करूंगा, मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे, 8 घंटे, कि जितना भी समय मुझे देना पड़े मैं दूंगा, लेकिन मुझे क्या करना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, जो परिमाणात्मक अथवा गुणात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं। परिमाणात्मक रूप में कैसे, मैंने बोला ना कि मेरा जो स्कोर होना चाहिए वो 70+ होना चाहिए। तो परिमाणात्मक कब होगा, जब आपकी संस्था जो होगी, संगठन जो होगा वो लाभकारी होगा, तो लाभ को वो अपने परिणाम के रूप में शो करेगा कि हमने इतना प्राप्त किया है, इतने हमारे लाभ हुए हैं। और गुणात्मक यानी कि ऐसी संस्था जो लाभकारी नहीं है, गैर लाभकारी जो संस्थाएं होगी, उनके जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे, गुणात्मक रूप में व्यक्त किए जाएंगे, तथा जिनकी प्राप्ति के लिए संगठन तथा उसका प्रत्येक सदस्य समन्वित रूप से प्रयास करता है। यानी कि जितने भी सदस्य होंगे सब आपस में मिलजुल कर उस एक लक्ष्य की तरफ क्या होंगे, जुट जाएंगे। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए और हमें ये चाहिए, हमें ये प्राप्त करना है, वो क्या होता है, संगठन के लक्ष्य होते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य क्या है, आपका अपेक्षित परिणाम है। जो परिणाम आप चाहते हो कि ये मेरा होना ही चाहिए, वो अपेक्षित परिणाम ही क्या है, आपका लक्ष्य है, संगठन का लक्ष्य है। तो ये थे संगठन के लक्ष्य। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, बात करते हैं। अब लक्ष्य तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, संस्था का जो हमारा अपेक्षित परिणाम है वह क्या है, हमारा लक्ष्य है। तो लक्ष्य के आवश्यक तत्व और सिद्धांत क्या है, यानी कि एक लक्ष्य के अंतर्गत, एक उद्देश्य के अंतर्गत बेसिकली क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल होने चाहिए। तो सबसे पहला है कि स्पष्टता। भाई आप पढ़ रहे हो तो आपका सबसे पहले स्पष्ट ना कि मुझे एग्जाम देना है, मुझे एग्जाम में 70+% लाना है। तो ये जो है आपका क्या है, उद्देश्य निश्चित है, ठीक है ना, निश्चित है, आप स्पष्ट है, आपने स्पष्ट रूप से बता दिया कि मुझे क्या करना है, ये काम मेरे को करना है। फिर उसके बाद मापन योग्य, नाप लिया आपने कि अगर आप लाभकारी संस्था हो तो मुझे इतने लाभ कमाने हैं, मैं विद्यार्थी हूँ तो मुझे 70% प्राप्त करना है, या जो भी है कि गुणात्मक मात्रात्मक जो भी है मेरा, कि मेरे को क्या करना है, ये प्राप्त करना है। तो आपके जो लक्ष्य है वो क्या है, मापन योग्य होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कि नहीं हमें बहुत अच्छा करना है। अब बहुत अच्छे को तो आप माप सकते हो क्या, कि बहुत अच्छा कितना अच्छा, ठीक है ना, अच्छे से थोड़ा अच्छा भी होगा तो वो बहुत अच्छा ही होगा, लेकिन उसको आप क्या कर सकते हो, माप नहीं सकते हो। तो आपके लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जिसको क्या कर सको, आप माप सको। फिर उसके बाद है कि समयबद्ध, किसी आप पर्टिकुलर पीरियड में उसको क्या कर सको, कंप्लीट कर सको। आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम की डेट तक आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। फिर है परिणाम प्रदान, कि आप जो लक्ष्य रखोगे ना उसका आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई रिजल्ट ही नहीं है, आप काम किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, तो उसका कोई मीन्स, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो अब ये क्या होंगे, परिणाम प्रदान होंगे लक्ष्य आपके, कि आपने किसी लक्ष्य को रखा है और जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे तो क्या होगा, संगठन का वो परिणाम प्रदान। फिर है समरूपता, कि भाई एक जैसे होने चाहिए, यानी कि एक कर्मचारी के लिए लक्ष्य अलग है, दूसरे कर्मचारी के लिए लक्ष्य अलग है, उसके अधिकारी का लक्ष्य कुछ और ही है, नहीं। तो पूरी संगठन का एक उद्देश्य होना चाहिए जो सभी कर्मचारियों के लिए क्या हो, समरूप हो। फिर लक्ष्य ऐसा हो जो वास्तविक या व्यवहारिक हो। आपने बोले कि हमारे को तो चांद उतार के जमीन पे लाना है, क्या ये व्यवहारिक है, एक्चुअल में ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो हमें लक्ष्य ऐसे बनाने जो रियल हो, कि भाई जो काम हो सकता हो, जो हो ही नहीं सकता, हमें तो चांद उतार के जमीन पे लाना है। कोई ला सकता है क्या चांद उतार के जमीन पे, नहीं ला सकता है। तो लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो क्या हो, रियल टर्म्स में हो, यानी कि जिसको आप पूरा कर पाओ। आप बोल दो यहाँ बैठे बैठे हवाई फायर बना रहे हो कि मेरे को तो है ना 90+ लाने हैं। अरे भाई 90+ ला सकते हो, लेकिन आपको मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी ना, मेहनत करनी पड़ेगी। नीलू मैम के सारे वीडियो को देखना पड़ेगा, उनको लाइक करोगे, पढ़ोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। थ्योरी सब्जेक्ट मैडम बहुत अच्छे से करवा रही है, बहुत अच्छे से करवा रही है। तो जब आप इस तरह से पढ़ोगे ना तो 90+ भी आ सकते हैं। लेकिन आपको हवाई फायर नहीं करना है। आपने आज बैठे बैठे सोच लिया 90% लाना है, आज 9 घंटे बैठ के पढ़ लिए,
अगले दिन 8, फिर 7, फिर 6, फिर ठीक है ना, आज संडे छुट्टी मार लेते हैं। तो आपको ये हवाई नहीं करना है, आपको वास्तविकता से चलना है कि मैं एक दिन में कितने घंटे क्या कर सकती हूँ, पढ़ाई के लिए निकाल सकती हूँ या निकाल सकता हूँ। फिर उसके आधार पे आपको लक्ष्य को क्या करना है, तय करना है। और नीलू मैडम के सारे वीडियो मुझे देखने हैं और उनको क्या करना है, लाइक करना है। फिर उसके बाद है चुनौतीपूर्ण। भाई चुनौतीपूर्ण तो है ही ना, आपने डिसाइड करा कि मेरे को इतना % लाना है, तो फिर वो आपके लिए क्या हो गई, एक चुनौती हो गई। फिंगर क्रॉस, आपके किसी दोस्त ने बोले तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, मैंने नहीं करके दिखाऊंगा, ले बोल अभी आने दे तू मेरा रिजल्ट, ऐसा ही होगा। फिर है व्यक्तिगत लक्ष्य की पूर्ति में सहायक। देखो जो एक संगठन होता है ना, संगठन एक पूरा मिलके कोई कार्य करता है, ठीक है ना, पूरा मिलके कोई कार्य करता है। तो उस संगठन में जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा ही हो गया है, ठीक है ऐसा कर लेते हैं। हाँ, तो हम जो ये पॉइंट पढ़ रहे थे कि व्यक्तिगत लक्ष्य की पूर्ति में सहायक, यानी देखो ये एक संगठन है, क्या है, ये एक संगठन है और ये संगठन का ये पूरा उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो इस संगठन के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति है या जितने भी कर्मचारी है जो भी काम कर रहे हैं, माना कि ये इतने सारे हैं, तो जैसे ही संगठन के इतना भाग पूरा हो जाएगा, एक व्यक्ति का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ तक जाओगे, दोनों का हो जाएगा, यहाँ तक गए तीसरा हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा। जब ये पूरा लक्ष्य आप प्राप्त कर लोगे ना, तो जितने भी व्यक्ति है, कर्मचारी है, उनके व्यक्तिगत लक्ष्य भी क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। माना कि आपका आप कोई बिजनेस है ना, व्यावसायिक संगठन है आपका, व्यावसायिक संगठन में आपने उद्देश्य रखा है कि मेरे को 1 लाख रुपए का क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। उसके लिए आपका जो सेल एग्जीक्यूटिव है उसको आपने दिया कि तेरे को 1 करोड़ की सेल करनी है, ठीक है, आपने उसको टारगेट किया कि तुझे 1 करोड़ की सेल करनी है। तो जब संस्था का प्रॉफिट 1 लाख रुपए प्राप्त हो जाएगा ना, जब ये हो गया तो ऑब्वियस है कि ये तो होगा ही होगा। तो जब संस्था के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे तो व्यक्तिगत स्तर पे जो उद्देश्य है वह तो पूरे होंगे ही होंगे। फिर उसके बाद सरल एवं समझने योग्य, आपका लक्ष्य ऐसा नहीं हो कि हमें समझ में ही ना आए, सरल आसानी से समझा जा सके, समझने योग्य होना चाहिए। सहभागिता, उसमें बराबर की सहभागिता होनी चाहिए संगठन के सभी सदस्यों की। संप्रेषण, यानी आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। अधिकारी अगर अपने अधीनस्थों को कोई सूचना दे रहा है, कोई कार्य दे रहा है, तो वो सही तरीके से उनके पास पहुंचनी चाहिए। और विभिन्न हितों का समायोजन, यानी कि आप किसी भी ऐसा नहीं कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए दूसरों के हित का क्या कर दो, बिल्कुल गला घोट दो। तो क्या है, आपको सभी हितों का समायोजन भी साथ में करना चाहिए। तो ये थे हमारे तो क्या लक्ष्य के आवश्यक तत्व कि एक अच्छा लक्ष्य क्या होता है और उसके अंतर्गत क्या सिद्धांत होते हैं। अब बात करते हैं हम संगठन का महत्व, ठीक है, हमने कोई संगठन बनाया, उसके लक्ष्य रखे, तो अब उसे इस संगठन को बनाने का आखिर क्या महत्व है, क्या संगठन बनाने से क्या सहायता होती है। तो क्या है, प्रबंध क्षमता में वृद्धि, आपका जो मैनेजमेंट होता है ना, उसकी क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि क्यों होती है फ्रेंड्स, आपने कोई संगठन बनाया, आपने अधिकारों का प्रत्यायोजन कर दिया, सभी को अपने अपने कार्य दे दिए, वर्गीकरण दे दिया, उससे संबंधित अधिकार दे दिए, दायित्व दे दिए, तो आपका जो मैनेजमेंट होगा उसकी क्षमता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि कार्य में दोहराव नहीं होगा, जबरदस्ती की किचकिच पिचपिच नहीं होगी, कार्य में दोहराव नहीं होगा, मितव्ययिता होगी, तो समय बचेगा और वह समय एनर्जी दूसरी क्षमता में लगेगी, तो क्या होती है, क्षमता में वृद्धि। फिर है अधिकार प्रत्यायोजन की सुविधा। देखो संगठन के अंतर्गत आप अपने अधिकारों का क्या करते हो, प्रत्यायोजन करते हो। ये काम आपको करना है, इस सीमा तक करना है, ये काम आपको करना है, इस सीमा तक करना है, तो आपने अधिकारों के प्रत्यायोजन में क्या है, सुविधा है। फिर है संस्था के विकास एवं उन्नति में सहायक। देखो भाई, आप किसी संगठन का निर्माण क्यों करते हो, उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और जब हमें संस्था के उद्देश्य पूरे होंगे तो हमारा क्या होगा, विकास, और क्या होगी, उन्नति। तो क्या है, ये उन्नति और विकास में सहायक है। फिर उसके बाद अगला है कि तकनीकी सुधारों का अधिकतम उपयोग, यानी कि ये जो है विशिष्टीकरण, यानी कि जिस व्यक्ति को जो कार्य अच्छे से आता है ना, उसी का क्या होता है, प्रत्यायोजन होता है। तो जो टेक्निकल मैटर्स होते हैं ना, उनका क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़। क्योंकि देखो जिस व्यक्ति को जो कार्य आता है, पहले स्मार्टफोन चलाना किसी को नहीं आता था, लेकिन स्मार्टफोन अब क्या है, हर किसी की आवश्यकता बन गई, हर किसी को क्या चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए। और ओवैसे कि हमारे पास आसपास आप जितने भी लोग देखते हो, ऑलमोस्ट सभी के पास स्मार्टफोन ही होते हैं। आजकल तो जो क्या बोलते हैं, वो कीपैड वाले फ़ोन है, उनमें भी स्मार्टफोन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है, आपको तकनीकी सुधार का अधिकतम प्रयोग
फिर अगला जो पॉइंट है आपका मनुष्य के मानवीय व्यवहार को प्रोत्साहन, यानी कि जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसे क्या करना, मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना। किसी ने अच्छा काम किया तो कि वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप, आप इसी तरह से इसे करते रहें। तो फ्रेंड्स मुझे भी आप प्रोत्साहन देते रहें कि मैडम आप बहुत अच्छा कर रही हैं, हमारे लिए पढ़ा रही हैं। तो आप मेरे को प्रोत्साहन किस तरह से देंगे फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके क्या करेंगे, मुझे प्रोत्साहन देंगे। फिर अगला जो है वह है सृजनशीलता को प्रोत्साहन। सृजनशीलता यानी कि किसी चीज़ का सृजन करना, निर्माण करना, ठीक है ना। किसी चीज़ का सृजन करना, निर्माण करना क्या होती है, आपकी सृजनशीलता होती है। और सृजनशीलता को प्रोत्साहन मिलता है संगठन के अंतर्गत, क्योंकि किसी व्यक्ति को कोई कार्य दिया जाता है, उस कार्य को करने से संबंधित अधिकार दिए जाते हैं, दायित्व दिए जाते हैं। तो जब वह अपने अधिकारों एवं दायित्व का इस्तेमाल करके, यूज़ करके किसी कार्य का सृजन करता है तो क्या होती है, सृजनशीलता होती है। कर्मचारियों के मनोबल में क्या होती है, वृद्धि होती है कि अच्छा हमने ये काम क्या कर लिया, खुद से कर लिया, हम ये कार्य कर सकते हैं। फिर है विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन यानी कि जिस व्यक्ति को जो कार्य आता है उसे वह कार्य दे दिया आपने, विशिष्ट कर दिया कि भाई आप हो, आपको अकाउंट्स बहुत अच्छे से आती है तो आपके सारे फ्रेंड्स करें यार हमें पढ़ा देना, हमें पढ़ा देना। तो विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। फिर है समन्वय में सुविधा। समन्वय यानी कि क्या, मिलजुल कर कार्य करना। और किसी संस्था के, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या आवश्यक है, समन्वय, मिलजुल कर कार्य करना। फिर एक कार्य क्षेत्र का स्पष्ट विभाजन। देखो इस संगठन के अंतर्गत क्या होता है, कार्यों का विभाजन होता है, विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन दिया है, कार्यों का वर्गीकरण है, तो कार्य क्षेत्र का स्पष्ट रूप से क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। फिर ये नियंत्रण में सुविधा कि भाई आपको अपना कार्य बता दिया तो जिसने वो कार्य, माना किसी कार्य में कोई गलती होती तो जो बंदा उसके लिए लाइबल था, जिससे वह कार्य दिया गया था, उसी को जाके पकड़ेंगे तो आपका कंट्रोल भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आपको सुविधा हो जाएगी। आपको एक कार्य की गलती के लिए सभी को जाके झकझोरना नहीं कि ये कार्य किसने गलत किया, किसने गलत किया, क्योंकि भाई आपने पहले ही बता दिया कि ये कार्य आपको करना है, तो जो कार्य नहीं हुआ आप उसी से जाके सीधा क्या करोगे, बात करोगे। फिर होती है कार्यकुशलता में वृद्धि। भाई कर्मचारी को जब अपना काम दे दिया, आपको ये काम में अपना है और अच्छे से करना है, तो आपकी कार्यकुशलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। भाई जिसका काम जिसको करना है, भ्रष्टाचार की जरूरत ही नहीं है। संदेश वाहन में सफलता। भाई आपको अच्छे से आपके अधिकारों का विशिष्टीकरण कर दिया, कार्य क्षेत्र का निर्धारण कर दिया, नियंत्रण है, सब कुछ है, तो क्या होगी, आपके कर्मचारी, आपके जो अधिकारी होंगे वो आपको क्या कर पाएंगे, अच्छे से दे पाएंगे कार्य। फिर है कर्मचारियों के आवागमन में कमी, यानी कि जब किसी व्यक्ति को अच्छा काम ना, बल्कि जिस कार्य को करने में जिसका मन लगता है, ठीक है ना, जिस कार्य को करने में जिसका मन लगता है वह व्यक्ति उस कार्य को क्या करता है, अच्छे से करता है। तो जब कर्मचारियों को सब कुछ अच्छा मिलेगा उस संगठन के अंतर्गत, उसे उसकी पसंद का काम मिलेगा और उसके लक्ष्य प्रोत्साहन मिलेगा उसे, तो उसके कर्मचारियों के आने जाने, आवागमन में क्या हो जाएगी, कमी होगी। कर्मचारी मूव ऑन नहीं करेंगे कि हमें पसंद नहीं आ रहा है, हम छोड़ के चले जाते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये था क्या, हमारे संगठन की परिभाषा जो हमने 3 तरीके से पढ़ी थी। और संगठन की परिभाषा जो हमने पढ़ी थी, एक तो क्या संबंधों के ढांचे के रूप में, क्रिया के रूप में, और एक पढ़ी थी हमने व्यक्ति या समूह के रूप में। फिर हमने पढ़े थे संगठन के क्या लक्ष्य होते हैं, और लक्ष्य के बाद हमने पढ़ा था एक संगठन के क्या सिद्धांत हैं, क्या इसका महत्व है। ये सब बातें आज हमने क्या करी है, डिस्कस करी। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को हम यहीं विराम देते हैं। इसका जो आगे का भाग है वो मैं जल्द ही आपके लिए अगले लेक्चर में लेकर आऊँगी। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आने वाले भागों में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।